तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के लगभग 10 लाख से ऊपर कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कार्बन आसानी से एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के संग कंबाइन हो जाता है। यही वजह है कि कार्बन के न्यूमरस कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि कार्बन काफ़ी वर्सेटाइल नेचर का है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। और अगर मैं कार्बन के इस वर्सेटाइल नेचर को आसान शब्दों में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो काफ़ी पॉजिटिव नेचर का है, वो दूसरे बच्चों के संग आसानी से मिक्सअप नहीं होता। वहीं एक और ऐसा बच्चा है जो आसानी से अलग अलग बिहेवियर वाले बच्चों के संग मिक्सअप हो जाता है। तो ये जो दूसरा बच्चा है, ये पहले बच्चे के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर का है। तो ऐसा ही कुछ हमारा कार्बन है जो काफ़ी वर्सेटाइल नेचर का है। तो आज हम कार्बन के इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कार्बन आखिर इतना वर्सेटाइल नेचर का क्यों है। मेरा नाम हृदेश है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर क्लासरूम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो हमने जाना कि कार्बन काफ़ी वर्सेटाइल नेचर का है। यही वजह है कि कार्बन के न्यूमरस कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल नेचर का है। तो सबसे पहले इसका जो कारण है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन को आप बोल सकते हो सेल्फ लिंकिंग भी। दूसरा इसका कारण हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। तो यानी कार्बन काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। और तीसरा इसका कारण है इसकी टेट्रावैलेंसी। और चौथा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इसका आइसोमेरिज्म का शो करना। तो इन चार कारणों की वजह से कार्बन जो होता है काफ़ी वर्सेटाइल नेचर का होता है। तो आइए इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेनेशन की, जिसको हमने बोला सेल्फ लिंकिंग भी, जो कि अपने नाम से क्लियर है कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम के संग काफ़ी आसानी से जुड़ सकता है। और इसके जुड़ने की टेंडेंसी भी कैसी हो सकती है, ये एक लॉन्ग चेन बना सकता है, ये ब्रांच भी बना सकता है, इवन इट कैन ऑल्सो फॉर्म रिंग शेप स्ट्रक्चर। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने C4H10 ले लिया, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म में आपस में जुड़े हुए हैं। ये कार्बन इसके संग जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी हम और भी बहुत सारे कार्बन को एक संग जोड़ सकते हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे कार्बन जुड़ेंगे तो नए नए कंपाउंड्स हमारे एग्जिस्ट करने लगेंगे। ठीक है, जैसे ये 4 मैंने जोड़े, आप इसको चाहो तो 5 से भी जोड़ सकते हो, फिर 6 से भी जोड़ सकते हो। ये मैं सिंगल बॉन्ड दिखा रहा हूँ, यानी कुछ और एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इनके संग जोड़ सकते हैं। इस तरीके से कार्बन जो है काफ़ी लॉन्ग चेन बना सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैंने कहा कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग ब्रांच फॉर्म में भी शो कर सकता है। तो ये C4H10 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये हमने इसकी एक ब्रांच बना दी। ये हाइड्रोजन हो सकती है या कोई एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसमें इसकी ब्रांच बन रही है। इसके अलावा कार्बन, मैंने आपसे बताया कि कार्बन रिंग फॉर्म में भी हमें काफ़ी कंपाउंड्स दिखाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसकी रिंग हो गई। ये साइक्लोप्रोपेन है और ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं C6H6। तो इस तरीके से हमारा कार्बन जो है
लॉन्ग चेन में भी आपस में इसके एटम्स जुड़े हो सकते हैं, या ब्रांच फॉर्म में भी एक आपस में एटम्स जुड़े हो सकते हैं, या रिंग फॉर्म में भी कार्बन और कार्बन के एटम्स जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कार्बन के वर्सेटाइल होने की एक वजह उसका मल्टीपल बॉन्ड शो करना भी है। अब ये मल्टीपल बॉन्ड्स क्या है कि कार्बन एक ही समय में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दिखा सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने एक कंपाउंड लिया कार्बन का C2H6, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी यहाँ सारी जगह हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। तो थोड़ा सा हम इसे ऊपर लिख लेते हैं C2H6। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे C2H4, इसको हम बोलते हैं एथीन। और एथीन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के हम 4 एटम्स कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ऐसे ही एक और कंपाउंड लेते हैं इथाइन, C2H2। इसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, तो ये हमारा एथीन है। तो यहाँ मैंने बहुत छोटे छोटे सिंपल कुछ कंपाउंड्स दिखाए हैं, लेकिन ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ भी कंपाउंड्स में देखने को हमें मिल सकते हैं। तो जब इतने सारे बॉन्ड्स कार्बन बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके कंपाउंड्स भी कैसे हो जाएंगे, न्यूमरस हो जाएंगे। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड ये सिर्फ इन दो के संग ही नहीं, काफ़ी लंबी चेन की फॉर्म में भी हमें दिख सकता है। ये डबल बॉन्ड सिर्फ यही नहीं दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड के संग सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी जुड़ सकता है। ब्रांच फॉर्म में भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, या रिंग फॉर्म में भी हमारे ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम फिर अलग अलग कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। और ऐसा ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी है। तो कार्बन के वर्सेटाइल होने की दूसरी वजह रही हमारी मल्टीपल बॉन्ड्स का शो करना, जिसमें वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शो करके न्यूमरस कंपाउंड्स बना सकता है। अब बात करते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी की। अब कार्बन के वर्सेटाइल होने की हम तीसरी वजह को डिस्कस करेंगे, जो है कार्बन की टेट्रावैलेंसी होना। तो मैंने आपसे कहा था कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना रहता है, वो रहता है 2,4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा 2,4। तो 4 क्या है, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए। अब टेट्रावैलेंसी को किस तरीके से कार्बन इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं मीथेन। तो मीथेन को कुछ हमने इस तरीके से दिखा दिया, इसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन के संग हमने इस तरीके से दिखा दी। अब क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह एक क्लोरीन जोड़ दूं, तो एक नया कंपाउंड हो गया जिसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और अगर हमने इसकी जगह ब्रोमीन कर दिया, कोई और एलिमेंट इसके संग जोड़ दिया, तो ये जो क्लोरो वर्ड हमने यूज़ किया इसको हटा करके यहाँ हम बोलने वाले हैं ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। इसी तरीके से यहाँ पर हमने आयोडीन अगर ऐड कर दी तो ये कहलाएगा आयोडोमीथेन। या अगर मैंने एक यहाँ पर क्लोरीन भी जोड़ दी तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा, क्योंकि ये अलग कंपाउंड हो गया। इसका हम बोलने वाले हैं ब्रोमो क्लोरोमीथेन। और अगर हमने इसके संग आयोडीन भी जोड़ दी तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया यहाँ पर, तो इसको हम बोलने वाले हैं ब्रोमो क्लोरो आयोडोमीथेन। तो इस तरीके से कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी। हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो कार्बन एक खास तरह के फेनोमेना शो करता है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो काफ़ी कंपाउंड्स का सेम हो सकता है, लेकिन
उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट। और यही वजह है कि वो सारे कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड्स रहते हैं। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आइसोमेरिज्म में कुछ पहला एग्जांपल मैं C4H10 का ले रहा हूँ। तो C4H10 के स्ट्रक्चर बनाने की अलग अलग कोशिश करते हैं। तो ये हमने इस तरीके से एक चेन फॉर्म में 4 कार्बन्स को जोड़ दिया और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दी, इस कार्बन के संग भी हाइड्रोजन है और 10 हाइड्रोजन इस तरीके से हमने अलग अलग कार्बन के संग जोड़ दी। तो ये हमारा कहलाता है एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन। अब इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मैं अलग स्ट्रक्चर भी शो कर सकता हूँ। कैसे? एक हम ब्रांच बना लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दी, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दी, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दी और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दी, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन। अब चेक करते हैं कि क्या ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, इस तरीके से 10 इसके हाइड्रोजन के हो गए। 4 इसमें कार्बन के आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन के थे और 10 इसमें हाइड्रोजन है, ऊपर 4 नीचे 4 8 9 और एक 10। तो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनके दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग अलग है। इसीलिए ये कंपाउंड्स कैसे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। यही वजह है कि कार्बन आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसकी वजह से इसके न्यूमरस कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक और एग्जांपल से मैं आपको आइसोमेरिज्म समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज कर रहा हूं C5H12। अब इससे देखते हैं कि हमारे कितने स्ट्रक्चर आसानी से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 कार्बन को एक लॉन्ग चेन फॉर्म में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए। 12 हाइड्रोजन हमें शो करनी है, तो ऊपर हम 5 दिखा देंगे, ऐसे नीचे भी 5 दिखा देंगे। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास हो गई 10 और 2 हाइड्रोजन हम एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ देते हैं। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास हो गई 12 और कार्बन के 5 एटम्स। तो इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल करके हम एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो क्या काम करेंगे, एक ब्रांच हम बना लेते हैं इसमें। तो ब्रांच यहाँ बना लेते हैं कार्बन की। टोटल हमें 12 ही जोड़ने हैं हाइड्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। बाकी एक हाइड्रोजन इधर, एक ये और एक ये, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऊपर नीचे एक एक जोड़ देते हैं और यहाँ इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या इस जैसा ही है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के 5 हो गए। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से 12 इसके हाइड्रोजन के भी एटम्स सेटिस्फाइड है। तो इसका जो नाम है वो हमारा रहता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से एक तीसरा कंपाउंड और इसका एग्जिस्ट कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। अभी मैं आपको पुराने नाम से ही इनको बुला रहा हूँ। IUPAC नाम की अभी हमने बात नहीं करी, वो जब हम इसको सीखेंगे तो इनके IUPAC नाम को भी हम बताएंगे। तो इसके हिसाब से एक और कंपाउंड ले लेते हैं जो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ हम 2 ब्रांच बना लेते हैं यहाँ कार्बन की। इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर भी हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर। इसको भी सेटिस्फाइड करा देते हैं और इस कार्बन को भी सेटिस्फाइड करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब देखते हैं कि क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 रहेगा। तो 5 कार्बन हमने जोड़े थे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कहीं रह गया 12। थोड़ा सा इसको मैं अलग बना देता हूँ। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है और एक हाइड्रोजन हमारी रह गई थी, तो हो गए टोटल 12। तो इस तरीके से इसके C5H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इन तीनों कंपाउंड्स का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यही वजह है कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने कार्बन के
वर्सेटाइल होने के बारे में जाना कि आखिर क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कार्बन वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।